जय हिंद। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। भारत के सबसे पहले ग्लोबल मल्टीकास्ट न्यूज हब लाइफ टाइम से जोड़ने के लिए आप सभी दर्शकों और यूजर्स के हम आभारी हैं। इस समय जब आप अपने टीवी सेट के सामने बैठकर लाइफ टाइम्स देख रहे हैं, उस वक्त भी देश दुनिया में कई घटनाएं हो रही हैं। वो कोई हादसा हो सकता है, कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी या हंगामा भी हो सकता है, या फिर अपराध से जुड़ा कोई भी वाकया। हमारे इस बुलेटिन का मकसद यही है कि आपको इस वक्त खबरों की दुनिया में जो सबसे ऊपर चल रहा है, जो सबसे लेटेस्ट है, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। मतलब देश दुनिया की हर हलचल से आपको रूबरू कराए। पर उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर। देश को मिलेंगी 3 और नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। 2 सितंबर से शुरू होंगी सेवाएं। केरल में आरएसएस की अहम बैठक आज से 32 संगठनों के 320 प्रतिनिधि बनेंगे हिस्सा। बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों के अहम विषयों पर भी होगी चर्चा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे होने के आसार। कल बैठक में नहीं हो पाई थी चर्चा। कोलकाता रेप केस पर बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी। आज बंगाल में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। आरोपियों को मृत्यु दंड देने के लिए कानून लाने की करेंगे मांग। गुजरात में बारिश के बाद चक्रवात असना का खतरा। कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की आशंका। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई सलाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है, वो खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात आज की एक अच्छी खबर के साथ करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को 3 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। दूसरी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसको लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें मंथन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की आज भी बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे होने के आसार हैं। तीसरी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक की है। पहली बार केरल के पलक्कड़ में आज से 2 सितंबर तक आयोजित की जा रही है और अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे। आज की जो एक और बड़ी खबर है वो कोलकाता से है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले को लेकर टीएमसी आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 रूटों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में ये ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें यूपी में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरै से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। मेरठ सिटी से उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक वंदे भारत से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में करीब 1 घंटे की बचत होगी। इसी तरह चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे से कुछ अधिक और मदुरै बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन लगभग 1 घंटे 30 मिनट में यात्रा पूरी करेंगी। ये नई वंदे भारत ट्रेनें क्षेत्रों के लोगों को तेज गति और आराम के साथ यात्रा करने का विश्व स्तरीय साधन प्रदान करेगी। वो 3 राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में यात्रियों को भी बेहतर सेवाएं देंगी। नई वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी। यात्रा का समय कम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इसके उद्घाटन के लिए तीनों स्टेशनों पर बड़ा मंच भी बनाया गया है। इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है। तो आज एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। देश को आज 3 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। बड़ी बातें क्या है वो जान लेते हैं। आज देश को मिलेंगी 3 नए
नई वंदे भारत ट्रेन और पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि जो ये ट्रेनें हैं, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी सौगात मिल रही है। यूपी में मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी, कर्नाटक में मदुरै से बेंगलुरु के बीच चलेगी, तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। देश को आज ये 3 नए वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। इन राज्यों में ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ तक चलेगी नई वंदे भारत ट्रेन, और कर्नाटक की बात करें मदुरै से बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल तक ये ट्रेन चलने वाली है। तो समय की बचत के साथ ही साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को कई सुविधाएं भी वंदे भारत ट्रेन से मिलेगी। जो समय दूसरी ट्रेनों से लोगों के लिए 2 गुना लगता था, अब ऐसे में वंदे भारत ट्रेन से सफर करने में समय की बचत होगी। उधर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देंगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज पीएम नरेंद्र मोदी जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें शामिल होंगे और भारत मंडपम में कार्यक्रम रखा गया है। जिला न्यायपालिका का 6 सत्रों वाला ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें सभी राज्यों और केंद्र प्रदेश की जो जिला न्यायपालिका के 800 से ज़्यादा प्रतिभागी हैं वो हिस्सा लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद होंगी, समापन भाषण देंगी। उधर पीएम नरेंद्र मोदी 3-4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। पीएम मोदी की यात्रा विशेष महत्व रखती है क्योंकि वो ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय पीएम बनेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो 3-4 सितंबर को ब्रुनेई जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय पीएम है वो। भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। ब्रुनेई दौरे के दौरान पीएम ब्रुनेई के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहां के लोगों से भी मिलेंगे। इसके बाद वो सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी 4 से 5 सितंबर सिंगापुर का दौरा करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिस्सा लेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा शामिल है। SCO सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण मिला है। तो ब्रुनेई के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और 3-4 सितंबर को ब्रुनेई का दौरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं इस दौरे की। सबसे पहले तो 3-4 सितंबर को ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय पीएम है नरेंद्र मोदी, और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने का मकसद है। भारत और ब्रुनेई राजनयिक संबंधों की जो स्थापना है उसकी 40वीं वर्षगांठ मना रही हैं। फिर उसके बाद सिंगापुर की यात्रा पर पीएम जाएंगे। सिंगापुर में 4-5 सितंबर को मौजूद होंगे। पीएम कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिस्सा लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होंगे। SCO सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से इनविटेशन मिला है। तो ब्रुनेई में क्या खास है पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। ये देश अपनी समृद्धि और नेचुरल सोर्सिंग के लिए जाना जाता है, खासकर तेल और गैस के क्षेत्र में। भारत और ब्रुनेई के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इन संबंधों को और भी गहरा करने का अवसर प्रदान करने वाली है।
अब ऐसे में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं? पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना बनी हुई है। इनमें व्यापार, निवेश और सुरक्षा सहयोग शामिल है। भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए अलग अलग समझौतों पर साइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान से भी मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बताते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों की तो बात हो गई, लेकिन भारत और ब्रुनेई के बीच के संबंध कैसे अभी तक रहे हैं वो जान लेते हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच 1984 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सहयोग दिया है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, संस्कृति शामिल है। ब्रुनेई में भारतीय समुदाय भी है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की केरल में आज से आरएसएस की वार्षिक बैठक होने जा रही है। आज से 2 सितंबर तक ये बैठक होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। केरल के पलक्कड़ में पहली बार आरएसएस की ये बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक पहली बार केरल के पलक्कड़ में आज से 2 सितंबर तक होगी। अगले साल संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन में इस बार सबसे खास जोर विपक्ष की जातिवाद राजनीति का तोड़ निकालने पर है। सम्मेलन में आरएसएस की ओर से प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले और सभी 6 संयुक्त महासचिव अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे, जबकि बीजेपी की टीम में पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष और संयुक्त महासचिव शिव प्रकाश समेत कई अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो केरल में आज से आरएसएस की वार्षिक ये बैठक होने जा रही है। केरल के पलक्कड़ में ये बैठक आयोजित की जा रही है और अगले साल 100 साल भी पूरे होने हैं आरएसएस की स्थापना के। कौन कौन मौजूद रहेगा एक नज़र में वो भी चलिए अब आपको बता देते हैं कि आरएसएस की समन्वय बैठक में कौन कौन शामिल होगा। सर संघचालक मोहन भागवत इसमें होंगे। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले इस बैठक में शामिल होंगे। सभी 6 सह सर कार्यवाह भी इसमें मौजूद होंगे। 32 अनुशंसिक संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी होंगे और सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, संगठन वी सतीश भी इसमें शामिल होंगे। तो ये तमाम वो लोग जो हैं जिनकी मौजूदगी में आरएसएस की ये बैठक केरल के पलक्कड़ में होगी। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? आरएसएस और बीजेपी में तालमेल बढ़ाने पर फोकस होगा। बीजेपी से दूर हुए ओबीसी दलित वोटर की वापसी कैसे हो, इस पर चर्चा होगी। बीजेपी में संगठन चुनाव, कार्यकारी अध्यक्ष का चयन होना है, इसको लेकर भी बातचीत होगी। जातीय जनगणना को लेकर भी चर्चा की जानी है। उधर एससी एसटी के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भी चर्चा की जानी है। कोलकाता कांड पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति लागू होने की प्रगति देखी जा रही है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। आदिवासी क्षेत्रों में संघ का विस्तार कैसे होना है, इस पर बातचीत होनी है और अगले साल जो शताब्दी वर्ष है इसको लेकर आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। आखिर क्यों आरएसएस और बीजेपी के बीच अनबन है? दरअसल राम मंदिर पर आरएसएस की हर सलाह किनारे करना बीजेपी के लिए इस बार भारी पड़ गया। प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक बनाना, प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था। ईडी और सीबीआई की सरकारें नहीं चाहता था आरएसएस। इसके साथ ही साथ आरएसएस ने बीजेपी से कहा था कि वॉशिंग मशीन मत बनो। यूपी में टिकट बंटवारे पर सहमत नहीं था आरएसएस। मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन आरएसएस को नापसंद थे और हार को लेकर भी आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी को अभी से भी संभलने की ज़रूरत है और आज भी यही बातें जो हैं वो समझाई जाएगी, नसीहत दी जाएगी कि बीजेपी को अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इन सब से बचना होगा।
अगली बड़ी खबर, आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे होने के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें कि कल बैठक में पूरी चर्चा नहीं हो पाई थी और आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 2 से 3 सितंबर को हरियाणा पर कांग्रेस सीईसी की बैठक है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की आज भी बैठक होनी है। बैठक में प्रदेश की सभी 90 सीटों पर पैनल पूरे होने के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस की 2 या 3 सितंबर को होने वाली सीईसी की बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी बुलाई गई है और क्या कुछ खास बातें हैं इस बैठक में, क्या कुछ होना है, वो अब आपको जल्दी से बता देते। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पर मंथन किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा चल रही है। 28 मौजूदा विधायकों के टिकट को लेकर चर्चा की गई है। केंद्रीय चुनाव समिति को एक लिस्ट सौंपी जाएगी। 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक है। बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर लगेगी। आप सोचिए कि स्क्रीनिंग कमेटी में काफ़ी उम्मीदवारों को देखा जा रहा है और उन उम्मीदवारों में से 90 उम्मीदवारों को कांग्रेस को निकालना है, लिस्ट में जगह देनी है। इसीलिए कल भी मंथन हुआ, आज भी मंथन किया गया। कांग्रेस के टिकट बंटवारे के 5 फॉर्मूले आपको बता देते हैं। सांसदों को टिकट नहीं दिया जाना है, चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, इसके अलावा दागी नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। जो पार्टी छोड़कर फिर से पार्टी में शामिल हुए नाम उनके भी खारिज होंगे। विधायकों के टिकट कटने जरूरी नहीं है। कांग्रेस ने ये 5 फॉर्मूला तैयार किया है और इन्हीं फॉर्मूलों के तहत लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें कैंडिडेट्स रखे जाएंगे। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की मिल रही है। आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग टीएमसी कर रही है। केंद्र से मृत्युदंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। अब कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के बंगाल बंद का जवाब टीएमसी बीजेपी को उसी अंदाज में देने का मन बना चुकी है। टीएमसी ने आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐसे मामले में आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की है। तो आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं। बीते दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर देखा गया, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में लगातार आक्रोश और प्रोटेस्ट कोलकाता की सरजमी पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद टीएमसी आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है और टीएमसी ने केंद्र से मांग की है कि जो आरोपी हैं उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इसी मांग को लेकर सदन में बिल लाने की तैयारी में भी ममता सरकार है और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की लगातार मांग की जा रही है। तो अब सड़कों पर टीएमसी नजर आने वाली है। आपको बता दें, टीएमसी के कार्यकर्ता दिखेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होना है। टीएमसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे, आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करेंगे और ममता बनर्जी की केंद्र से ये मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। इस कानून को बनाने की मांग ममता सरकार कर रही है। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन किया था। ताला लगाओ अभियान बीजेपी का, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा का मार्च, राज्य महिला आयोग का घेराव और एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी और दोनों के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। दोनों किसी से कम नहीं, लगातार दोनों की तरफ से बयानबाजियां, दोनों की तरफ से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का प्रोटेस्ट क्या कुछ निकल कर सामने आया, देखिए 30 अगस्त को टीएमसी के स्टूडेंट विंग का प्रोटेस्ट देखने को मिला। 31 अगस्त को हर ब्लॉक में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा 1 सितंबर को भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। टीएमसी
कि जो महिला मोर्चा है उनका हल्ला बोल देखने को मिला, सड़कों पर उतरी थी, भारी संख्या में जमकर प्रदर्शन किया था। अब पीएम को ममता की ये एक और चिट्ठी जो है वो दी गई है। पहली मांग ये कि रेप से निपटने को लेकर सख्त केंद्रीय कानून बने, दूसरी मांग कि कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो, और तीसरी मांग ममता सरकार ने की है कि तय समय सीमा में मामलों का निपटारा भी हो। इससे पहले भी केंद्र के हस्तक्षेप को लेकर ममता सरकार ने एक चिट्ठी केंद्र सरकार को भेजी थी, और अब एक बार फिर से एक और ये चिट्ठी और 3 मांगों के साथ ये चिट्ठी भेजी है। कोलकाता कांड में संदीप घोष पर शिकंजा कस चुका है। 15वें दिन भी पूछताछ है और 160 घंटे से ज्यादा की अभी तक पूछताछ हो चुकी है। रेप मर्डर मामले में पॉलीग्राफ करप्शन केस की भी जांच चल रही है। उधर आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया है संदीप घोष को, और इसके साथ ही साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी हमने प्रदर्शन देखा था। डॉक्टर बेटी को अब इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल है। कोलकाता कांड में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। संजय रॉय का मुख्य आरोपी जो है संदीप घोष का, जो कि पूर्व प्रिंसिपल है। इसके अलावा अनूप दत्त का जो ASI कोलकाता पुलिस है, और साथ ही साथ सौरभ जो सिविल वॉलंटियर है। सिक्योरिटी गार्ड का भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, अमित कुमार दास सिक्योरिटी गार्ड। दूसरा जो सुभाशीष मंडल, इसके अलावा आरका ट्रेनी डॉक्टर, सौमित्र ट्रेनी डॉक्टर, शुभदीप इंटर्न है, गुलाम हाउस स्टाफ है। इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। पॉलीग्राफ टेस्ट होने के बाद अब सीबीआई आगे क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में लेडी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, इसको लेकर देश भर की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि सीबीआई अब इस मामले में आगे किस तरह से जांच कर रही है। और अब बात कर लेते हैं गुजरात की। वडोदरा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। प्रशासन ने बाढ़ की तबाही के बाद सफाई अभियान शुरू कर दिया। उम्मीद है कि जल्द ही वडोदरा के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकेगी। तबाही मचाने वाले बाढ़ के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस बड़े काम में दूसरी नगर निगमों की टीम भी शामिल हो रही है। शहर में सब कुछ पटरी पर लाने के लिए सफाई, हेल्थ केयर, बिजली और सड़क से जुड़े कामों को तरजीह दी जा रही है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले इलाकों में से एक सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में शुक्रवार सुबह राहत के काम की शुरुआत हुई। 17 सफाई टीमों को काम पर लगाया गया। पानी पूरा उतर गया है, जिसकी वजह से अब जो बारिश के बाद की परेशानियां होती हैं, जैसे जो वाटर की वजह से कीचड़ हो जाता है, तो वो हो गया है। तो अभी हमारी अलग अलग जगह से, सूरत से और अहमदाबाद से टीम आई हुई है सफाई की, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली 70 सफाई कामदार लगाए हैं, जो जुम्बेश तरीके से सारी यहाँ के एरिया की सफाई करेंगे। जितना कचरा यहाँ पे बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, वो सारा उठा के वो कई घंटों तक काम करके इसको ठीक करेंगे। सारी मशीनें, हमारी रॉबर्ट मशीन, फिर JCB, ये सारी भी आई हुई है, जिससे कि जितनी भी कीचड़ का काम है तो वो सरलता से हो जाए। જે જગ્યાએ પાણીથી મતલબ જે વરસાદ વધારે આવ્યો અને જે અફેક્ટેડ વિસ્તાર છે તે દરેક જગ્યાએ આપણે મોબાઈલ મેડિકલ ટીમ દ્વારા આરોગ્યલક્ષી સેવા પૂરી પાડીએ છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો આપણી પાસે બધી જ જે દવાઓ અવેલેબલ છે, અને અમારા આશા બહેનો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરવામાં આવે છે, અને જે કોઈ લોકો છે કે જે કોઈ પણ બીમારીથી હોય એમને બોલાવીને અહીંયા અમે દવા પૂરી પાડીએ છીએ। વધુમાં એ લોકોને જો ક્લોરીન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કે અત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ વરસાદના લીધે કદાચ પાણી ગંદુ હોય તો એમને પાણી ઉકાળીને પીવાનું એવી સલાહ આપીએ છીએ। પછી જરૂર હોય તો આપણે ORS ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ક્લોરીનની ગોળી કે જે પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે, એ પણ અમે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ। કામગીરી બહુ સરસ થઈ રહી છે। VMC વડોદરાની પણ ટીમ કામ કરી રહી છે, અને અત્યારે સવારથી AMCની ટીમ આવી ગઈ છે। બધા કોર્પોરેટરોનું બધું કામ ચાલુ રહ્યું છે, પાણી નીકળી રહ્યું છે, જેમ જેમ સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ખાસ કરીને હેલ્થ માટે મેડિકલ ચેકઅપનું ચાલી રહ્યું છે, CMO તરફથી આવી ગયા છે, ને બધા પબ્લિક લાભ લઈ રહ્યા છે।
यहाँ पे हमारा उसके साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है अलग अलग NGOs के मार्फत, और हम लोग खुद भी कॉरपोरेशन इन लोगों को खाना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से इनको परेशानी हो रही, तो किचन भी इनका चालू नहीं है, तो हम ये सारे हेल्प भी इनको प्रोवाइड करें जितना हम कर सकते हैं, लोगों को जितना सरल बना सकें, क्योंकि उन लोगों को बहुत परेशानी हुई है पानी के लेवल की वजह से, उतना हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई करके इन लोगों की बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने का ट्राई कर। अधिकारियों के मुताबिक किसानों की सही मुआवजा दिलाने के लिए 52 टीमें फसलों के नुकसान का सर्वे कर रही हैं। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।